जगन्नाथ चक्का नेन लाइव। क्या हो गया दोस्त? नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आओ तुम्हें गुलगुलू कर दूं। आज तुम भी मुझे गुलगुलू कर दो यार। लो मेरी तबीयत आज डाउन है, लेकिन मैंने सोचा 1 घंटे बिस्तर में पड़े रहने से बेहतर है कि क्लास ही ले ली जाए। आ जाओ। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ फटाफट से मुझे बताओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? इफ यस, टेल मी फास्ट। बताओ। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ नहीं, मौसम की चपेट है ना, उसमें पकड़ लिया मुझे, ऐसा लग रहा है। ऐसी हल्की अंदर वाली सर्दी महसूस हो रही मुझे, अंदर वाली सर्दी, और हल्का बुखार है। चलिए, तो क्या है कहानी। कल हमने डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू किया था और मैंने आपको शुरू करके बहुत अच्छी चीज बताई थी कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो है ना, इट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको क्या देखने को मिला कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। कल हमने जो पढ़ा था, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में जैसे अगर आप देखोगे तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे डील करती हुई एक चीज है, जहां लोग, पावर, अथॉरिटी, इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, इन सारी चीजों का एक बुना हुआ ताना बाना है डेमोक्रेसी। फाइन। और अगर हम ट्रेस करें डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन आर कंट्री अर्ली टाइम से, तो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, होमवर्क क्वेश्चंस, लिखे होमवर्क क्वेश्चंस, तो जिसमें आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी का जेनेसिस जो है, उसका ओरिजिन जो है, ठीक है, या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जो एथोस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आज के नहीं है, वो पुराने समय से, आप वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड से देखोगे, ठीक है। तो एक मत्य सुक्तम से लगा के एक मत सुक्तम से लगा के बुद्धा संघा, हमारी इंडिपेंडेंस होना, और उसके बीच में जो फॉरेन अटैक्स हमारे ऊपर हुए, और फॉरेन अटैक्स के बावजूद भी जब हमने हमारी ट्रेडिशनल रूट्स से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिराइव आउट करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज डाले, ठीक है, वर्ल्ड से इंस्पायर होके डेमोक्रेटिक सेटअप को हमने एक्सेप्ट किया। अब आज हम पढ़ने वाले थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहां से आज हम कहानी शुरू करने वाले थे। कल तक की कहानी ध्यान है आपको? बताओ जरा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है बेसिकली। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये बताया गया है क्लियर कट तरीके से, क्या कि देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी का बेस बनते हैं। जो अगर जैसे से बोलो ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, फॉर एग्जांपल, अब मैं एक अच्छा लड़का हूं तो मेरा दायित्व ये होता है कि अगर मैं एक अच्छा लड़का हूं तो मैं अपने माता पिता की इज्जत करूंगा ही करूंगा। अच्छा होने का मतलब ये होता है ना कि आप अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हो। तो केस क्या होता है ना कि आप अगर डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल्स, कि अगर आप डेमोक्रेसी हो तो ये तो होगा ही होगा, ऐसा समझे कि इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इफ यू आर अ डेमोक्रेसी, इफ यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी अ डेमोक्रेसी, तो दिस इज द बेयर मिनिमम कि ये तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए। तो वो उस चीज को जैसे अगर हम देखेंगे तो वो सारे बेयर मिनिमम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो सारे बेयर मिनिमम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा एनर्जी डाउन है क्या मेरा? अभी पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगी एनर्जी, रुक जाओ। मेरी आज बिल्कुल इच्छा नहीं थी खड़े होने की, लेकिन मैंने सोचा क्लास के बहाने में खड़ा तो हो पाऊंगा कम से कम। क्लियर है? मेरी मम्मी मेरे बाल पकड़ रही थी आज, बोली थी इनको कटवा पहले इनको कटवा पहले मतलब मैंने बोला कि आपके इतने बड़े बड़े बाल कटवाओ कभी मैंने बोला कि कभी नहीं बोला ना, मेरे क्यों कटवाने पे लगी हो। वो ऐसा होता है ना, जब आप बीमार हो जाओ तो आपका चेहरा छोटा हो जाता है और फिर बड़े बड़े बाल लगते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे भालू हो तुम चलो आ जाओ, आ जाओ।
तो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल जो है, जो नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल है, जो बहुत एसेंशियल है डेमोक्रेसी में, वो है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? पॉपुलर का मतलब तो जानते हैं, पॉपुलर मतलब कि जो फेमस है। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? ठीक है, वी आर अ सॉवरेन नेशन। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में आज क्या सब्जी बनेगी, ये बाजू वाले आके थोड़ी ना बताते हैं। कौन बताता है? या आपकी मम्मी, आपके पापा, आप लोग तय करते हो ना आपस में कि हमें क्या सब्जी बनाना है घर में। ठीक है, तो आप क्या बोल सकता हूं मैं कि योर फैमिली सॉवरेन व्हेन इट कम्स टू टेक डिसीजंस इन योर होम। आपके घर में क्या निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने के लिए आप सॉवरेन हो। ठीक है, आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये सोवरेनिटी का पार्ट होता है। पॉपुलर सोवरेनिटी की अगर बात करें तो आपके घर में क्या निर्णय होगा, ये लेने के लिए आप फ्री हो, आप सॉवरेन हो। समझ में आया? तो वैसे ही क्या है, द सोर्स ऑफ पावर, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर टू टेक डिसीजन इज नोन एज सोवरेनिटी। मैंने आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा दिया, और उस एग्जांपल को जिसने समझ लिया उसको सोवरेनिटी समझ में आ जाएगा कि जो सोर्स ऑफ पावर है, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक स्टेप्स, पावर टू क्या बोल सकते हैं ना, पावर टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वो जब आपके पास है तो हम कह देंगे आप सॉवरेन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई किसी का गुलाम होता है, तो जब कोई किसी का गुलाम होता है तो उस गुलाम के पास में ये ताकत नहीं होती है कि गुलाम अपने हिसाब से निर्णय ले ले। मालिक बोल देंगे यहां उठ तो यहां उठना है, यहां बैठ तो यहां बैठना है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो यू आर अ सॉवरेन। ठीक है, जब आप सॉवरेन होते हो मतलब यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस, यू हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि इन दी डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद इन द पीपल। ठीक है, आप देखेंगे कि लोग जो होते हैं वो सॉवरेन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तय करते हैं कि हमें कौन हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम तय करते हैं कि हमारा कौन लीडर बनेगा, हम वोट देते हैं ना। वैसे समझ में आया? तो thus the idea of popular sovereignty means that the state derives its authority from the people। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आज कोई सरकार बना के बैठा है, आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, कोई चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है, तो वो इसलिए सरकार बना के बैठा है, वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है क्योंकि उसे हमने चूज किया है। समझे? उसे हमने चूज किया है। तो द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी मींस द स्टेट डिराइव्स इट्स authority from the people, state rules but people empowers the state। एक स्टेट, वाह यार क्या स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, लिख दूं है ना, कि जैसे अगर आप देख रहे हैं तो स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब यहां पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, बट पीपल एम्पावर्स इट। यही बोला था ना मैंने, एम्पावर्स इट। बहुत बढ़िया। देखो इसमें सोवरेनिटी समझ में आ जाएगी कि भले ही आप देख रहे हैं कि सरकार के पास पावर है, लेकिन सरकार क्यों है? क्योंकि जनता ने उसको एम्पावर किया है। ठीक है, तो इसी सेंस में बताया गया है कि डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट पावर है, सोर्स ऑफ पावर, इट लाइज विद इन द पीपल। ठीक है, इट लाइज विद द पीपल। द गवर्नमेंट इलेक्टेड थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंट लॉज। तो कोई भी सरकार कैसे बनती है? चुनाव होते हैं, चुनाव में हम उन्हें वोट देते हैं, और जब हम वोट देते हैं तो वोट कौन देता है? हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, गांव का हो शहर का हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो। ठीक है, हर 18 साल का व्यक्ति क्या करता है? ठीक है, राइट टू वोट है उसके पास थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मतलब क्या है? जैसे पहले क्या होता था ना, पहले बैलेट बॉक्स होते थे, उसके अंदर पर्ची के ऊपर सील थप्पा लगाने के बाद वो कागज अंदर डालते थे। लेकिन अब ईवीएम मशीन्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है, लेकिन जो भी हो रहा है वो सीक्रेट बैलेट की तरह हो रहा है ना। मतलब हमारा वोट हम किसको दे रहे हैं ये किसी को नहीं पता रहता हमारे अलावा। हम बाहर आके किसी को बोलते हैं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, मैं बोल दूंगा कांग्रेस को दिया। मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, मैं बोल दूंगा मैंने तो बीजेपी को वोट दिया। तो वो तो मेरी इच्छा है, वो मेरा सीक्रेट है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि हम गवर्नमेंट को रूल करने देते हैं क्योंकि हम उसे इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट कैसे करते हैं? तो हम वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं। और वोटिंग कैसे होती है? तो हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोटिंग राइट रहता है थ्रू द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, दिस राइट इज नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इस अधिकार को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जहां पे आपके पास में वोटिंग राइट है, आप वोट दे रहे हो, और वोट देके क्या है, आपके वोट से सरकार चल रही है, उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 साल उससे ऊपर का है उसके पास में वोटिंग राइट होता है। इसको यूनिवर्सल अडल्ट मतलब अडल्ट हो गया वो, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब उसके पास वोटिंग राइट है। सिटीजंस एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट गवर्नमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। वी विल रीड मोर अबाउट इलेक्शंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर है ना सिविक्स का, अभी तो हम पहले एक बार ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिर से,
ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर सिविक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तुम चाहो तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सिविक्स पूरा कंप्लीट कर दे, फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर दे, व्हाटएवर यू गाइस से, ठीक है, वैसा कर लेंगे। तो अगले चैप्टर इलेक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक एक चैप्टर आपके सारे हो गए। इकोनॉमिक्स में आपका दूसरा चल ही रहा है ना, परसों जैसे इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर होगा आपका। तो जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ, जो मैं बता रहा था कि पॉपुलर सोवरेनिटी की अगर बात करें तो पॉपुलर सोवरेनिटी क्या कहता है कि पीपल हैव द अल्टीमेट पावर टू टेक डिसीजन। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे रूल करते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल इन अ डेमोक्रेसी? बताओ ऐसा क्यों है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर शुड रेस्ट विद द पीपल? अब देखो एक सिंपल चीज है कि जिसके लिए लॉ बनेंगे, अगर वही, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर बनना है और आपसे ही नहीं पूछा गया और घर बना के दे दिया कि बोल दिया आप रहो इसमें, तो आपको बोलेगा ना कि मेरी पहचान का घर नहीं है, मतलब मेरी इच्छा का घर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं बना है, इसमें कमरे अलग बना दिया, मैं मुझे ऐसे कमरा नहीं चाहिए था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है ना कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल इन डेमोक्रेसी? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी में लोगों के ऊपर रूल करने वाले हो और लोग ही तय नहीं करेंगे कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा, तो वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी ना। तो पीपल दोज हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, दे शुड बी इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी किस काम की रह गई? इसीलिए लोगों को पावर देना जरूरी है। Why does people participation through voting strengthen popular sovereignty? और people participation इसलिए मतलब क्या बोल सकते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का एग्जांपल लो, चलो एक सोसाइटी जो होती है ना, कॉलोनीज जो होती हैं, तो उन कॉलोनीज में आपको क्या देखने को मिलता है? उन कॉलोनीज में आपको ये देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट को चूज करना है, तो उस प्रेसिडेंट को कौन चूज करेगा? कॉलोनी के लोग चूज करेंगे वोटिंग के थ्रू। इससे क्या होगा? इससे पहली बात तो यह है कि उस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट माना जाएगा। कोई, मैं जाके खड़ा हो जाऊं आपकी कॉलोनी का, आज से आपकी कॉलोनी का एकलमेव सेक्रेटरी मैं हूं, ठीक है, दिगराज सिंह राजपूत, तो आप मानोगे कि मुझे सेक्रेटरी? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे वोट ही नहीं दिया। मैं किसके वोट से आपकी कॉलोनी का सेक्रेटरी बना? जब आप मुझे वोट दोगे और अपनी कॉलोनी का सेक्रेटरी बनाओगे ना, तो आप भी एग्री करोगे मेरे डिसीजन से। क्यों? क्योंकि आप ही ने मुझे वोट दिया था। तो यहां पे वही बताया गया कि हाउ डज पीपल्स पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग स्ट्रेंथन पॉपुलर सोवरेनिटी? तो जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू वोटिंग और जिसको इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट करते हैं मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा व्यक्ति है, हमने इसे चूज किया है, ठीक है, हमने इसे चूज किया है। और उससे ये भी सोवरेनिटी आपके पास है कि आपने आज उन्हें चूज कर लिया, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो कल को आप बदल भी सकते हो उन्हें, कल को आप उन्हें बदल भी सकते हो ना, कल को आप उन्हें बदल भी सकते हो। तो यहां पे वो वाला एंगल निकल के आ रहा है कि कल को यू कैन चेंज देम आल्सो, ठीक है, यू कैन चेंज देम आल्सो, ठीक है। तो हाउ डज पॉपुलर पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग स्ट्रेंथन पॉपुलर सोवरेनिटी? तो जब आप वोटिंग के थ्रू अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हो तो उनको लेजिटिमेसी मिलती है कि हाँ तुम इसलिए रूल कर रहे हो क्योंकि आपको चूज किया थ्रू वोटिंग, ठीक है। आप और ये भी नहीं है कि आप परमानेंट हो, लोग चाहे तो आपको बदल भी सकते हैं। तो लोगों को ये पता है कि हाँ द अल्टीमेट पावर, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद द पीपल, ठीक है। लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसीलिए वोटिंग क्या करती है? पॉपुलर सोवरेनिटी को और यूजफुल बनाती है आपके। सोवरेनिटी मतलब क्या है कि यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन। समझ में आया? पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ? बताओ, ये सारे क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ? अब दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल देखो क्या है। दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ सभी को? बताओ बाबू। पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ? चैप्टर 4 के नोट्स अभी नहीं आए हैं, आज आ जाएंगे। बताओ। बताओ बताओ। क्लियर? वेरी गुड। चैप्टर 4 के नोट्स आज मिल जाएंगे तुम्हें। हिस्ट्री के क्यूट नोट्स, हिस्ट्री के क्यूट नोट्स
अच्छा बेटा नोट्स मांगते हो तो इधर इधर बाल पकड़ के खींच लो। टेस्ट कोई नहीं मांगता कि सर टेस्ट भी तो दे दो। टेस्ट और नोट्स दोनों मिल जाएंगे आज, ठीक है, टेस्ट और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। रूल ऑफ लॉ। अब अगला प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का वो है रूल ऑफ लॉ। देखो दो शब्द होते हैं यहां पे, रूल बाय लॉ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ मतलब क्या है कि मैंने कानून बना दिया, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है, मैंने कानून बना दिया और उस कानून के हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, उस कानून के हिसाब से आपको चीजें फॉलो करना रहेगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि लाल शर्ट पहन के जो लोग आए हैं उन सबको कुर्सी पे बिठाओ, और जो लोग क्या बोल सकते हैं कि पीला शर्ट पहन के आए तो पीले शर्ट वालों को सबको क्या कर दो, रोड पे लेटा दो। तो अब ये क्या हो गया, रूल बाय लॉ है कि मुझे जैसा अच्छा लग रहा है मैं वैसे कानून बना रहा हूं और वैसे लोगों को परेशान कर रहा हूं, लोगों को फायदे दे रहा हूं, है ना। तो रूल बाय लॉ थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें रूलर की सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि मैं जो कानून बनाऊंगा मेरा वचन ही शासन हो जाएगा, वैसा चलेगा। तो रूल बाय लॉ इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ को समझना, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई प्राइम मिनिस्टर जाए, कोई चीफ मिनिस्टर आए, कोई चीफ मिनिस्टर जाए, लेकिन इन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेता, नगरी, इन सबसे ऊपर एक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून है, ठीक है। तो वो कानून जो है, लॉ जो सबसे ऊपर है और उस कानून के हिसाब से सब रूल करेंगे। लॉ इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। रूल विल बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, इसे क्या कहा जाएगा, रूल ऑफ लॉ कहा जाएगा, समझे। रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड दैट इज सुप्रीम, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे आगे है, और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश दुनिया चलेगी, ठीक है। तो वो रूल ऑफ लॉ कहलाता है, समझे, वो रूल ऑफ लॉ कहलाता है। तो द रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। इट इंश्योर्स, अब रूल ऑफ लॉ से क्या होता है देखो, इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश दैट नो वन इज अबव द लॉ। When laws are violated, disputes are resolved in court of law through procedure established by law, not by force or personal influence, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ के लिए ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। घबराना नहीं है मेरे दोस्त, मैं हूं ना यहाँ पे, और विराट कोहली भी है ना यहाँ पे। विराट कोहली के एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है भाई साहब। विराट कोहली बैटिंग करने पहुंचता है, ठीक है, विराट कोहली बैटिंग करने पहुंचता है, ठीक है, और विराट कोहली जो है तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है ना, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। तो एम्पायर ये नहीं बोल सकता है कि यार विराट कोहली तो मेरा फेवरेट है यार, विराट कोहली तो बहुत फेमस प्लेयर है, तो विराट कोहली को आउट नहीं देते, एलबीडब्ल्यू का नियम विराट कोहली के लिए नहीं है, स्टंप बोल्ड करोगे तभी विराट कोहली आउट होगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या क्या पार्शियलिटी कर रहे हो, है ना। जब नियम है कि एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हैं तो चाहे वो विराट कोहली हो या दिग्राज सिंह राजपूत हो, सबको एलबीडब्ल्यू आउट माना जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ जो होता है वो इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून है और कानून सबके लिए सेम है, ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, समझ में आया। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो एवरी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, आइडेंटिटी और रैंक इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, समझ में आया। तो कानून के सामने सब बराबर है, यही चीज रूल ऑफ लॉ में होता है कि कानून है और उस कानून के सामने सब बराबर है। फिर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है और उसी के साथ साथ में कानून जो है तो दैट इज इक्वली प्रोटेक्टिंग एवरीवन, लॉ इज प्रोटेक्टिंग इक्वली एवरीवन, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसका मतलब क्या है, वही। अब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए, ठीक है, विराट कोहली को जिस बॉलर ने आउट किया तो एम्पायर बोल रहा है कि यहाँ पे रुक जा बॉलर, तूने मेरे फेवरेट प्लेयर को आउट करा ना, बताता हूं तुझे, ठीक है। फिर क्या होता है, अगली ही बॉल वो बॉलर बॉल डालने जाता है और बैट्समैन जो आया था तो उस बैट्समैन ने सीधे उठा के ऐसे मारा, बैट हाथ से निकल गया और धड़ से उसके लग गया बॉलर के सिर पे, बॉलर के सिर से खून आ गया। तो अब देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि चाहे विराट कोहली का सिर फूटे, चाहे उस बॉलर का सिर फूटे, चाहे अंपायर का सिर फूटे, क्या होगा, बाउंड्री के बाहर से दो लोग स्ट्रेचर लेके आएंगे, उसको लेटाएंगे, बोलेंगे चलो 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 इमरजेंसी है। तो अब एम्पायर ये नहीं बोल सकता कि अरे अरे बॉलर तो इसने विराट कोहली को क्यों आउट किया था, मेरे विराट कोहली को आउट किया बॉलर, ठीक है, तुझे मैं ग्राउंड से बाहर नहीं जानूंगा, यहीं पड़े पड़े तेरा पूरा खून बह जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जब लॉ बना है तो लॉ सबके लिए सेम बना है, लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है।
और वो लॉ अगर बना है तो वो लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है, सबको इक्वली देखेगा, पनिशमेंट भी इक्वली देगा और प्रोटेक्शन भी इक्वली देगा। तो यही होता है क्या, यही होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑल पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस शैल बी ट्रीटेड इक्वल बाय लॉ विदाउट आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। तो वो लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। वही अगर किसी को इंजरी होती है ग्राउंड पे तो सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, है ना, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। और तीसरा वर्ड क्या है उसमें, तीसरा वर्ड है कि व्हेन लॉज आर वायलेटेड, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ दिया, ठीक है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो रिजॉल्व इन द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ बाय लॉ, ठीक है। तो वही अगर जैसे एलबीडब्ल्यू आउट हो विराट कोहली, लेकिन एम्पायर का आउट देने का मन नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि एम्पायर आउट नहीं देगा, वही प्रोसेस होगा, एम्पायर वो टीवी बक्सा बना देगा, थर्ड एम्पायर के पास रेफर कर देगा, चेक होगा, पिचिंग इन द लाइन, इंपैक्ट क्या, हिटिंग द स्टंप, आउट। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या है कि लीगल प्रिंसिपल्स दैट स्ट्रेस ऑन स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू दी ड्यूली इनेक्टेड एंड वैलिड लॉज। तो जैसा कानून बना है उस कानून के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ है तो सब इक्वल है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। और जब अगर कोई लॉ वायलेट करेगा तो जो कानून की किताब में लिखा हुआ है ना कि ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए, तो वो प्रोसीजर के हिसाब से न्याय भी मिलेगा। दिस प्रिंसिपल इज एनश्राइन्ड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच स्टेट्स, क्या कहता है ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 के अंदर ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो कानून में लिखा है उस हिसाब से ही किसी को भी पनिशमेंट मिलेगी, उस हिसाब से ही किसी की जान ली जा सकती है, मतलब उस हिसाब से किसी को सजा सुनाई जा सकती है। अगर कानून में नहीं लिखा है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ के क्या तीनों वर्ड आपको समझ में आए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बताओ जल्दी बताओ, बताओ, ए बता दे लाला, क्लियर हुआ? सर विराट कोहली के बारे में तो बुक में बताया ही नहीं कुछ। क्लियर हुआ? सर यू आर अरेस्टेड विदाउट अरेस्टेड, सुन मेरी बात, ये उल्टे सीधे काम मेरी क्लास में नहीं बहुत मारता हूं मैं। क्लियर हुआ? जल्दी बता दो। हमारी बुक में प्रोसीजर वाला पार्ट नहीं दिया, तुम्हारी बुक पुरानी है, नई बुक है ये, लेटेस्ट बुक, ठीक है। ये देखो ना, एनसीईआरटी नॉट टू बी रिप्रोड्यूस्ड, हो सकता है नई पुरानी बुक हो तुम्हारे पास थोड़ी, लेटेस्ट एडिशन में देखो। अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को चेंज करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या है कि कानून में जो प्रोसेस बताया गया है, जैसे वो ये ना कि एलबीडब्ल्यू आउट एम्पायर अपनी इच्छा से नहीं करेगा, प्रोसेस है कि आपको एम्पायर को समझ में नहीं आ रहा तो टीवी बक्सा बना दो, ठीक है, कि थर्ड एम्पायर को रेफर किया केस तो बता रहा है पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट, हिटिंग द स्टंप, आउट। अगर वैसा नहीं, आउट वाली प्रोसेस नहीं हो रही है तो आउट नहीं भी देंगे, नॉट हिटिंग द इंपैक्ट, नॉट आउट, है ना, वैसा। आ जाओ, तो अब वो ये यहाँ पे कि अगर कोई लॉ वायलेट करता है, डिस्प्यूट अगर आता है तो कोर्ट उसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही करेगा, नॉट बाय फोर्स और पर्सनल इन्फ्लुएंस। दिस प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, ठीक है। और ये चीज करने से फायदा क्या है कि मिसयूज जो है पावर का वो नहीं होता है, ठीक है, लोगों के राइट्स वगैरह प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड एवरीवन इज प्रोवाइडेड फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देयर राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। जब रूल ऑफ लॉ है तो सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और कोई भी बिना प्रोसेस के पनिश नहीं होगा, किसी को भी किसी का फेवर नहीं मिल सकता है, ठीक है। इन दिस वे द रूल ऑफ लॉ प्रमोट्स जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैं क्यों मान लूं कि कोर्ट में मुझे न्याय मिलेगा? भारत में क्या बोलता है हर आदमी, सी यू इन कोर्ट, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट में एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, उस लॉ के हिसाब से चीजें होंगी, ठीक है। तो ये वही वाली चीज है क्या कि इन दिस वे द रूल ऑफ लॉ प्रमोट जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटर तरीके से चल पाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें क्या है, कोडिफाइड है, लॉ के फॉर्म में है। अब दूसरा प्रिंसिपल समझ में आया। तीसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स। जैसे अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में अधिकार है। एक डिक्टेटरशिप में, एक मोनार्की में आपके पास अधिकार नहीं होंगे, ठीक है। एक राजा के यहाँ जब आप शासन में रहोगे तो राजा आपको कभी भी उठा के ले जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते मेरे राइट से, मेरे राइट से। राजा बोलेगा आज चल तेरी चटनी बनाता हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के अधिकार है और उन अधिकारों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक और प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का है। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनश्राइन्ड मतलब लिखे हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट्स, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस। अगर हमारे अधिकार नहीं हो तो कोई भी हमें जेल में डाल देगा, कोई भी हमारी डिसरिस्पेक्ट कर देगा, लेकिन हमें अधिकार मिले इसीलिए हम गर्व से बिना डरे सर उठा के रोड पे चल पाते हैं, है ना। गर्व से बिना डरे सर उठा के रोड पर चल पाते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है, जिसमें सबको समानता की बात की गई है कि सारे लोग इक्वल हैं, कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, ये सारी चीजें, तो ये राइट टू इक्वालिटी देता है। फिर क्या है, राइट टू फ्रीडम, जैसे आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है कि हर व्यक्ति के पास में क्या है, आजादी है। किस चीज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हो, इन सारी चीजों की फ्रीडम है, आपको राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका कोई हनन नहीं कर सकता, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, आपको कोई मजदूर क्या बोल सकते ना, गुलाम बना के नहीं रख सकता है, चाइल्ड लेबर जैसे गलत है, ऐसा समझ में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इंसानों को खरीद बेच नहीं सकता, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आ जाएगा। फिर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि आपको अधिकार है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हो, किसी भी धर्म के बारे में बात कर सकते हो, या फिर किसी भी धर्म को ना फॉलो करने की भी आजादी है आपको। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो अब जैसे हम देखेंगे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज है, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबके अपने अपने कल्चर हैं, सबके अलग अलग एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, तो वो कल्चर और एजुकेशनल के राइट्स भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है पता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रबड़ी मिल रही है नहीं, तो जितने भी आपको फंडामेंटल राइट दिए ना 14 से लगा के, जैसे अगर आप देखेंगे तो 14 से लगाकर आर्टिकल 30 तक, तो ये सारे राइट्स आपके तभी काम करेंगे ना जब इनके वायलेशन के अगेंस्ट, जैसे मैंने आपके लिए लॉ बना दिया कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर दिया किसी ने डिसरिस्पेक्ट तो फिर क्या, तो जब डिसरिस्पेक्ट कोई करेगा तो उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये भी आपका राइट है। तो वही चीज यहां पे कि अगर आपको जैसे देख रहे हैं राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन अगर कोई अनइक्वल तरीके से ट्रीट कर रहा है तो वो आपका राइट वायलेट हो गया, और अगर राइट वायलेट होता है तो उस वायलेशन के अगेंस्ट में आपको रिस्टोरेशन मिलेगा। मतलब अगर आपके साथ गलत हुआ तो उस गलत के बदले में आपके लिए न्याय होगा, तो न्याय होने की बात आर्टिकल 32 में लिखी है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट किसी काम के नहीं रहते अगर वो एनफोर्सिबल नहीं होते। एनफोर्सिबल मतलब क्या है कि अगर वो पावर होल्ड नहीं करते कि अगर इनका वायलेशन होगा तो इनके अगेंस्ट में तुम्हें जस्टिस मिलेगा। तो जस्टिस देने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो एनी वायलेशन ऑफ दीज कैन लीड टू एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, अ सिटीजन कैन सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो, और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके, हाई कोर्ट मतलब स्टेट में, हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में यू हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार अपने आप में बाकी सारे अधिकारों को पावर देता है। समझे कि नहीं समझे? दीज राइट्स आर एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स। एनफोर्सिबल इन कोर्ट मतलब क्या है कि आप कोर्ट में जाके इनसे न्याय मांग सकते हो अगर ये राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, एंड आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब क्या है कि जो डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आपकी इक्वालिटी तो मिल गई है ना, फ्रीडम नहीं देंगे। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये सारे राइट्स एक साथ आपके राइट्स हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फ्रीडम नहीं देते, इक्वालिटी दे देते हैं। दीज राइट्स आर इनडिविजिबल, मतलब जो आपके अधिकार हैं वो आपके अधिकार है और पूरे पूरे आपके अधिकार हैं, ठीक है। तो दे आर एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स, दे आर इनडिविजिबल एंड इनएलिनिएबल। देखो एनसीईआरटी से पढ़ाने का कारण ये कि मैं एक एक चीज बताऊं। इनएलिनिएबल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने राइट किसी को बेच दोगे, आप ये बोल दोगे कि भैया मुझे 100 रुपए दे दो, मेरा राइट टू फ्रीडम ले लो। आप अपने राइट अपने से अलग नहीं कर सकते, ये आपके इनएलिनिएबल राइट है। दीज राइट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू। आप अपने अधिकारों को बेच नहीं सकते हो, आप अपने अधिकारों को अपने से अलग नहीं कर सकते हो। कोई आपसे ले नहीं सकता आपका अधिकार। आपको जिंदा रहने का अधिकार है तो रहेगा, हमेशा रहेगा, ऐसा,
ठीक है, ये वही चीज बताई गई है क्या, तो दीज राइट्स आर एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, indivisible and inalienable subject to reasonable restrictions in accordance with the procedure established by law। ये एक लाइन और समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अधिकार अधिकार तो चिल्लाते रहते, लेकिन उसका 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 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखते। जैसे आपको राइट टू फ्रीडम है, समझना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आपका राइट टू फ्रीडम है, लेकिन दिस राइट टू फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम रात में लोगों के बेडरूम में घुस जाओ और बोलोगे कि मेरा तो राइट टू फ्रीडम है, मुझे जहां मन होगा वहां जाऊंगा मैं, नहीं ना, ये तो गलत है, उनका भी तो कुछ राइट है भाई साहब, तुम जिनके बेडरूम में घुस रहे हो। तो पॉइंट क्या है, राइट टू फ्रीडम कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आपके राइट टू फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है विद अ रीजन। अगर आप राइट टू फ्रीडम बोल रहे हो कि मुझे गाने सुनने का मन है, सुनो अपने घर में, हेडफोन लगा के सुनो अपने घर में, स्लो वॉल्यूम पे सुनो, लेकिन आप रात के 2 बजे पूरे सोसाइटी को गाने सुना रहे हो जोर से, डुम डुम डुम, तो तब आपके ऊपर कंप्लेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, कि जैसे आपका राइट टू सिंग अ सॉन्ग या फिर टू लिसन अ सॉन्ग है, दूसरों का भी तो राइट टू स्लीप है ना, सोने का अधिकार उनका भी, तो उनको सोने दो। तो सारे राइट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ गए? तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। गॉट माय पॉइंट? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अरे क्लियर हुआ? मतलब समझाने के लिए एग्जांपल दिया था यार तुम्हें है ना। तो फंडामेंटल राइट्स ये भी एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, है ना। फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो वन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स एक्सप्लोर। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन बट आल्सो आउटलाइन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अधिकार 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 नहीं होते, कुछ दायित्व भी होते हैं हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या होती है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली, पता है तुम्हें? जैसे तुम्हें एक ध्यान है, एक लाइन अपन ने पढ़ी थी, कहा ये लाइन अपन ने जो यहां पढ़ी थी, ध्यान करो थोड़ा सा, ठीक है, ये वाली लाइन जो हमने यहां पढ़ी थी, इसमें क्या लिखा था एक लाइन में? अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो जो ग्लोबली डेमोक्रेटिक वैल्यूज चल रही थी ना, उन्हें भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक वैल्यूज दूसरी थी, ठीक है, उन वर्ल्ड वाइड चल रही दूसरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो जैसे वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज जापान में थी कि नागरिकों के सिर्फ अधिकार नहीं होते, उनके दायित्व भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी में ये है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा। अच्छी बात यह है कि एनफोर्सिबल नहीं है, तो मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं सोच रहा तो उसको उठा के जेल में डाल दो। ये एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है कि इंसान को ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, कि आप साइंस में विश्वास रखो, अंधविश्वास में विश्वास ना रखो, है ना। तो ऐसे आप क्या देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें राइट्स नहीं देता है, वो हमारी ड्यूटीज भी बताता है। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है, डीपीएसपी जिन्हें कहा जाता है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है? तो इसमें यह बताया गया है कि सरकार को किस हिसाब से काम करना चाहिए देश चलाने के लिए। तो उसमें बताया गया है कि जैसे सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को कम्युनल हार्मनी बना के रखना चाहिए, ग्राम स्वराज पे बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, समझे। डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस अमंग देम। फंडामेंटल राइट्स अधिकार है, इनका वायलेशन होगा तो आपको कोर्ट में जाने को मिल सकता है। ड्यूटीज आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपके ऊपर थोपी नहीं गई है, आप करना चाह रहे हो तो करो, नहीं करना चाह रहे हो तो मत करो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? सरकार के दिशा निर्देश हैं, ठीक है। सरकार के दिशा निर्देश मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी कि ऐसे ऐसे काम करना है। दीज आर द प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव टू द स्टेट कि इस टाइप की पॉलिसीज बनाओ, इस टाइप का क्या करो, प्रोसीजर्स वगैरह बनाओ। समझ में आया? तो ये डीपीएसपीस कहलाते हैं। अब द राइट टू एजुकेशन ऑफ आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, was added in 2009, ensuring free and compulsory education for children aged between 6 to 14. Discuss its significance. जैसे आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 जो है किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 21 जो है, जैसे आर्टिकल 19 से 22 जो है राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिव है, ठीक है। राइट टू लाइफ है मतलब आपको कि आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही एक सब क्लॉज बनाया, आर्टिकल 21A। ये क्यों बनाया सब क्लॉज पता है? और उसको राइट टू एजुकेशन डाला गया क्योंकि जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिंदा रहने से जिंदा नहीं रह लोगे, जिंदा रहने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है, साफ पानी जरूरी है, खाना जरूरी है ना, ये सारी चीजें भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो वैसे ही इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है। क्या?
कि आपको शिक्षा, अगर आप 6 से 14 साल का व्यक्ति है, बच्चा है कोई, जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी कि उसे पढ़ाए, और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूल चलाती, सारी चीजें चलाती। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो यूं तो जीवन तो जानवर भी काट रहे हैं, लेकिन हम इंसान है, तो हमें क्या फर्क है कि हम अपने सेल्फ को हायर सेल्फ से मिलाएं, अपने आप को डेवलप करें। तो राइट टू, जैसे राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एजुकेशन भी आता है, तो राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मैं सारी चीजें लेट्स एक्सप्लोर पे और इन पे सब पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इसलिए देते चल रहा हूं ताकि आपको बुक का हर एक कोना पता रहे। ठीक है, ये इतने प्रिंसिपल्स हो गए। अगला प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर अगला डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? देखो, सिंपल चीज है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट कि सिंगल पर्सन जो है वो देश चला रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर सिंगल पर्सन देश चला रहा होता तो डिक्टेटरशिप बन जाती, सिंगल पर्सन देश चला रहा होता अगर तो मोनार्की बन जाती, राजा बन जाता हो तो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि सारी पावर आप एक को नहीं दे सकते। चलो एक कोई टॉक्सिक सा नाम बताओ, एक एग्जांपल देता हूं मैं। क्या नाम रखे टॉक्सिक सा? राहुल। बेचारे राहुल नाम वाले इतने टॉक्सिक क्यों होते हैं? समझे? तो जैसे राहुल है, मान लो, चलो राहुल, आजा बेटा राहुल। राहुल जो है ना, राहुल जो है अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स डे करवा रहा था। राहुल स्पोर्ट्स डे का फाइनल बॉस बन गया। फाइनल बॉस, फाइनल बॉस समझते हो ना, कि इसको लगता है कि जो है वो यही है। अब राहुल ने टीम बनाई, राहुल ने देखा कि यार ये टीम बनाने के बाद में ये जीत सकता है। मैच जब चालू हुआ तो वो जीत रहा था, तो राहुल ने वहीं पे नियम बदल दिए, टीम भी बना दी, नियम भी बदल दिए, और राहुल ने सजा भी दे दी उसको कि यार तुम गलत तरीके से खेल रहे थे, ये नियम नहीं था, ये नियम था, और चलो अब इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, तो अब तुम क्या है, स्कूल से बाहर निकल जाओ, है ना। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा, आपको लगता है कि बाकी जो खेल रहे लोग हैं वो खुश होंगे इससे? नहीं। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल जो है वो खुद ही नियम बना रहा है, खुद ही सजा सुना रहा है, खुद ही टीम बना रहा है, मतलब कानून भी उसने बनाए, सजा भी उसने दी, और उसके बाद में गेम भी वही करवा रहा, सारा सब कुछ वो। तो ऑब्वियस है कि राहुल का पार्शियल होना तय है ना, राहुल का पार्शियल होना तय है, ऑब्वियस सिचुएशन बन गई है। ठीक, तो अब आपको यहां पे समझना होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है कि पावर शुड बी सेपरेटेड अमंग डिफरेंट पीपल। कैसे पावर सेपरेट की जाना चाहिए? पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर का रूल ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास पूरी पावर ना रहे। ठीक है, एक व्यक्ति के पास पूरी पावर ना रहे, पावर को अलग अलग लोगों में बांटना जरूरी है, तब सरकार अच्छे से चलती है। जैसे पिछले पुरानी जो क्लास 9 की बुक थी उसमें बताया था कि मॉन्टेस्क्यू करके एक थिंकर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, उन्होंने बोला था ये कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर विद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप सरकार के अलग अलग हिस्से बना दो ना, तो द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या है? जो लॉ बनाएंगे वो, है ना। लेजिस्लेचर मतलब द वन हु मेक्स द लॉ। ठीक है, द वन हु मेक्स द लॉ, ये लेजिस्लेचर होगा। एग्जीक्यूटिव, तो अब कानून बन गया है, उस कानून को लागू करना, जैसे पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने लॉ बना दिया, वो लेजिस्लेचर है ना। फिर पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने लॉ बना दिया क्या कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पे 500 रुपए का चालान है, तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया। अब वो जो पुलिस है, ठीक है, द वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, जो लॉ को क्या कर रहा है? लागू कर रहा है। पुलिस ऐसा तो नहीं होता कि पार्लियामेंट से फिर मिनिस्टर उठ के आएंगे कि लॉ हमने कानून बना दिया, पकड़ लेते बिना हेलमेट वालों को। बिना हेलमेट वालों को पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी है, तो जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। एंड द जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी का काम क्या होता है? जज। ठीक है, द वन हु जजेस, द वन हु जजेस। ठीक है, दीवान हु जजेस मतलब जो ये देखता है कि क्या कानून सही बनाया था और कानून सही तरह से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सरकार गलत तरह से काम कर रही तो कोर्ट क्या करती है? उस लॉ को कैंसिल कर देती है ना। तो अब आपने क्या कर दिया कि बनाने वाला कोई है, लागू करने वाला कोई है और देखने वाला कोई और है, ताकि क्या रहे? ताकि पावर सेपरेट हो जाए और एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, कितने लोगों को इस एग्जाम्पल से मेरी बात समझ में आ गई है? टेल मी फास्ट। जज करना, जुडिशरी का काम जज करना होता है, समझे? यस और नो? लॉज को इंप्लीमेंट करने वाला एक
बनाने वाला दूसरा और चेक करने वाला कि सही बने कि नहीं बने तीसरा। तो इससे आपने पावर सेपरेट कर दी है, ठीक है। ईच विद डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एनेबल्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी इंटरप्रेट करती है उन्हें कि सही बने कि नहीं बने हैं, ठीक है। देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन ऑर्गन। फाइनल बॉस राहुल की तरह सिस्टम नहीं चलेगा कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर आ जाएगी तो फिर तो गलत करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने पावर को सेपरेट कर दिए। दिस सेपरेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंस अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जब आपने तीनों के बीच में पावर बांट दिए तो एक चेक्स एंड बैलेंस बनता रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जब पार्लियामेंट के पास में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, नए लॉ बनाने की, पुराने लॉ बदलने की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्लियामेंट बदल रही है तो ऐसा ना हो जाए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदल के ये लिख दे कि आज से डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। ना मुन्ना ना, जुडिशरी बीच में आ जाएगी। जुडिशरी बोलेगी ऐसे कैसे जुडिशरी ले आओ, डिक्टेटरशिप ले आओगे? क्यों? क्योंकि जुडिशरी का काम है, जुडिशरी कैन रिव्यू सच अमेंडमेंट्स टू इंश्योर दैट दे आर कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो एक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको नहीं छेड़ सकते हो। हम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी रहेंगे। आप लॉ बना के कुछ भी नहीं ला सकते हो कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बना दी, समझे? तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है लेकिन पार्लियामेंट कुछ भी लॉ नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, चेक कर सकती है कि वो आर दोस चेंजेस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज रेगुलेटेड बाय लॉज एंड रूल्स framed by the parliament and can also be reviewed by the competent court, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स वही लॉ लागू करेंगे ना जो पार्लियामेंट बनाएगी। तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके डंडा मार देंगे। अगर कोई कानून ही नहीं है कि आप डंडा नहीं मार सकते तो आप नहीं मार सकते हो। तो पार्लियामेंट ये तय करेगी कि क्या कानून होना चाहिए, और अगर एग्जीक्यूटिव फिर भी गलत एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द जुडिशरी हैज द पावर टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के चलते अगर कोई कानून इनकंसिस्टेंट है विद द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको हटाया भी जा सकता है। या फिर कोई नया लॉ बनाया तो नए लॉ के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ कि नया कानून तो गलत है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है, उसको हटा सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी, जिससे चेक्स एंड बैलेंस बनता है। और चेक्स एंड बैलेंस कैसे बनता है वो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। क्या क्लियर हुआ आपको? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जुडिशरी, जैसे अगर हम देखें यहां पे, तो द जुडिशरी अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग and promoting democratic values and rights of all the section of society. It ensures laws enacted by the Parliament of India and State Legislative Assembly are in accordance with the Constitution. ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करती है और ये देखती है कि जो भी कानून बने हैं, यहाँ पे जुडिशरी की तारीफ हो गई क्योंकि 8th क्लास की बुक में वो करप्शन इन जुडिशरी वाला एक टॉपिक आ गया। तुम्हें ध्यान है, तुम ही तो थे 8th में जब ये टॉपिक आया था, तो जुडिशरी ने बोल दिया था किताब बदलो, अपनी बुराई कोई नहीं सुनता मेरे दोस्त। जुडिशरी, ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो यहां पे जुडिशरी की तारीफ वही बताया गया कि जुडिशरी, देखो दिया तले अंधेरा होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जुडिशरी की तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कि मैं जुडिशरी के दुश्मन, लेकिन बता रहा हूँ जुडिशरी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वैकेंसीज खाली पड़ी है, हमारे कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन बुक में लिख दिया तो उसको पढ़ते हैं क्या कि जुडिशरी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। देखो ये बात तो सही है कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा आएगा तो जुडिशरी ही उसका सेफगार्ड बन के खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, मैंने बताया ना, हमारे रूल ऑफ लॉ है, कानून से ऊपर किसी को नहीं जाने दिया जा सकता है, ठीक। तो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के राइट्स को इंश्योर करना, ये इंश्योर करना कि लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज चेक करना जुडिशरी का काम होता है। द जुडिशरी इज एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन दैट सेफगार्ड्स सिटीजंस राइट एंड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के अधिकार बचाती है और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड करती है। जुडिशरी के द्वारा ना कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे ये बात सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव आल्सो बीन टेकन बाय जुडिशरी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये वाली चीज समझो, जुडिशरी क्या करती है ना, जुडिशरी टाइम टू टाइम ये इंश्योर करती है कि हर व्यक्ति को क्या मिले, अधिकार मिले। अब जुडिशरी ने इसीलिए एक नया प्रोसेस लाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये समझो, एक ऐसा लीगल एक्शन विच इज इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अगर मैंने
तुम्हारी मुर्गी चुरा ली तो तुम कोर्ट चले जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैटर और तुम कोर्ट जाओगे, है ना, तुम्हारा मैटर और तुम कोर्ट जाओगे। तो अगर किसी इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा तो वो इंडिविजुअल खुद जा सकता है, कहां? कोर्ट जा सकता है। लेकिन मान लो अब क्या हो रहा है, लेकिन मान लो कि यहां पे क्या हो रहा है ना कि रिवर पोल्यूशन हो रहा है। अगर फाइन, इफ देयर इज अ रिवर पोल्यूशन, अब अगर कहीं पे रिवर पोल्यूशन हो रहा है तो इस रिवर पोल्यूशन में देखो क्या होगा, रिवर पोल्यूशन में कौन कौन अफेक्ट होगा बताओ? वाटर अफेक्ट होगा, पानी खराब हो रहा है, तो क्या पानी उठ के जा सकता है कोर्ट में? नहीं जा सकता ना। और क्या होगा रिवर पोल्यूशन से? एक फैक्ट्री के कारण रिवर पोल्यूशन हो रहा है तो पानी खराब होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश हो गया, मछली मर जाएंगी। तो क्या मछली जाएगी कोर्ट में? मछली भी नहीं जा पाएगी, ठीक है। फिशरमैन जिसका घर उस नदी के पानी में मछली पकड़ने से चलता था, क्या वो फिशरमैन जाएगा कोर्ट में? बताओ कौन जाएगा? कोई जाएगा? ठीक है। एक सोसाइटी जिसको पानी मिलता था उस नदी से, पानी पी के लोग बीमार हो जाएंगे, तो क्या वो सोसाइटी जाएगी कोर्ट में? बताओ बताओ मुझे, जल्दी बताओ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन जाएगा कोर्ट में अगर रिवर पोल्यूशन होगा तो? पानी जाएगा, मछली जाएगी, मछुआरा जाएगा, या फिर वो सोसाइटी के लोग जाएंगे जिनको पानी मिलता था? कौन बताओगे? इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है सर, ठीक है, ये लो चलो। इन्वायरमेंट जाएगा क्या? बताओ कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, समझ में आया? मैं जाऊंगा। क्यों? सर आप तो नदी के पास रहते ही नहीं हो। तो क्या हुआ? लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है, तो ये पूरा मुद्दा क्या कर रहा है? ये पूरा मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है ना। तो ऐसे मुद्दे, ठीक है, तो ऐसे मुद्दे जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो जुडिशरी जो है, तो जुडिशरी जैसे अगर हम देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वाज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय जुडिशरी which has been taken by the judiciary from time to ensure access to justice for all। तो रिवर पोल्यूशन इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग पब्लिक इन लार्ज, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हुआ अगर कोई मुद्दा है, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हुआ कोई मुद्दा है तो पब्लिक के बिहाफ पे कोई भी कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जिसे बोलते हैं, पीआईएल के फॉर्म में एंटरटेन करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन भीड़ जब प्रभावित होती है तो वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है ना। तो ऐसे करके आपने क्या देखा, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टॉपिक उन्हें तुम्हें समझाना था, बुक में इसके लिए डाला है। तो समझ में आया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? बताओ दिगराज सर जाएंगे और कौन जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ आगे, क्या देखो, तो थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द सेम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मेड लॉज, ठीक है, इंप्लीमेंटेड देम, एनफोर्स देम, शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स। यहां पे लिख देना राहुल फाइनल बॉस, ठीक है। क्यों राहुल दी फाइनल बॉस? उस एग्जांपल से आपको ध्यान में जाएगा कि अगर सेम ऑर्गन ही लॉ बनाता, उसी को इंप्लीमेंट करता और उसी को एनफोर्स करता, तो वो ऑर्गन कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है। जैसे मोनार्की में क्या होता है, मैं राजा हूं, मैं लॉ बनाऊंगा, मैं लॉ इंप्लीमेंट करूंगा, मैं ही न्याय बांटूंगा, तो मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगा, मैं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा इसको जेल में डाल दो, ठीक है। क्यों भाई अकबर, ठीक है, कल कहां गए थे? छुट्टी पे थे, चलो जाओ जेल में जाओ। तो केस क्या होता है ना, केस ये होता है कि अगर एक ही व्यक्ति के पास पूरा पावर दे दोगे तो उसके आर्बिट्रेरी होने के, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रिंसिपल क्या है? अगला प्रिंसिपल देखो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत अच्छे से, कि डेमोक्रेसी में जवाबदेही है। डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या डिफरेंस है? देखो मैं बताता हूं। पता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में सूखा पड़ा, 1950s के टाइम पीरियड में भीषण रूप से सूखा पड़ा था। अच्छे समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। तो सूखा पड़ने के कारण लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो जाने जाएंगी लोगों की, है ना, लोगों की जाने के पूरे चांसेस थे, मृत्यु हो जाती लोगों की। तो इंडिया में लेकिन कम जाने गई, और चाइना में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई थी फेमाइन के कारण, सूखा पड़ने के कारण बहुत ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी चाइना में। ऐसा क्यों? बताओ क्या लगता है तुम्हें कि चाइना में बहुत ज्यादा लोग मर गए थे और इंडिया में बहुत कम लोगों की मृत्यु, मतलब मृत्यु तो हुई थी लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में कम लोगों की मृत्यु हुई थी? ऐसा क्यों हुआ?
जल्दी बताओ, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, चैट में बताओ फटाफट क्या लिख रहे हो। डेमोक्रेसी, ठीक है, और क्या लिखा है? एक बच्चा क्या लिख रहा है कि सर चाइना के लोग कमजोर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मर गए। बहुत चाटा मारूंगा। नहीं, समझो बाबू, क्या है ना कि चाइना में मृत्यु होने का कारण यह था कि क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी। माओ जेडोंग जो था उस समय पे रूलर था, और उसने बोला लोग मरने दो। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को एक तरह का डिक्टेटर बना के बैठ गया था, उसे फर्क थोड़ी ना पड़ता, उसे जवाब थोड़ी ना देना था। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। आज पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे ना, तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो लोग रोड पे उतर आएंगे, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछेंगे, लोग प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कि क्यों बढ़ रहा है। लोग प्याज के रेट बनेंगे तो प्याज की माला गले में टांग टांग के घूमेंगे कि ये प्याज के रेट बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, सरकार बताओ। ठीक है, आंसरेबल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। व्हाई? बिकॉज पॉपुलर सोवरेनिटी क्या कहती है कि अल्टीमेट पावर इज विद द पीपल। पेपर लीक हो रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब कौन मांगेगा? जनता। क्यों? क्योंकि जनता के पास ही तो पावर है, जनता नहीं तो आपको उस कुर्सी पे बैठाया है। समझे कि नहीं समझे? अब डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। इसका मतलब यह है कि अकाउंटेबिलिटी है डेमोक्रेसी में, इसीलिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजंस। आप सरकार बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप देश के सबसे ऊपर वाले पायदान पे बैठ गए, अब आपको नीचे लोग मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब, ऊपर से नीचे उतरो और जवाब दो लोगों को। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका हक है सवाल पूछना और जवाब मांगना सरकार से, क्योंकि हमने सरकार में बैठे लोगों को इसलिए बिठाया है कि वो हमारे लिए काम करे और हमारे सवालों का जवाब दे। इसलिए नहीं कि 4-5 गाड़ियों का काफिला चलता रहे और मतलब रौब जमा रहना चाहिए उनका, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू सिटीजंस, ठीक है, थ्रू इलेक्शंस, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स, एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी, सिटीजंस कैन इवैल्यूएट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। This continuous public involvement strengthen democracy and build trust between the government and the people। ठीक है, तो लोग इलेक्शंस के थ्रू, पब्लिक डिबेट के थ्रू, सिविल सोसाइटीज मतलब एनजीओ ग्रुप्स वगैरह के थ्रू जवाब मांग सकते हैं सरकार से, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। Several institutional and policy frameworks ensure accountability and transparency in the Indian, ठीक है, in the Indian democratic system। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशनल और आपको क्या देखने को मिल रहा है, सब अलग अलग तरह के, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बना के, आप अभी कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया ना उन्होंने। इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको ये मौका देते हैं कि आप सवाल पूछ सको सरकार से। आपको लग रहा है क्या कि आपका कोई मुद्दा है, तो आप अपने मुद्दे के लिए एक पार्टी बना सकते हो, और उस पार्टी से आप पार्टी बना के सरकार से जवाब पूछ सकते हो। पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक नागरिक, आपके पास वोटिंग राइट है, आप एक देश के नागरिक हो, तो आप खुद भी अकेले भी पूछ सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 में कानून आया था, और इस कानून के तहत चलते क्या सिटीजन्स के पास में इंफॉर्मेशन है, मतलब ये सिटीजन्स के पास में अधिकार है। ठीक है, दे कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे अपन आरटीआई के बारे में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यही कहता है कि एक अधिकार है आपका कि आपको जानकारी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार किसी का प्राइवेट मैटर नहीं है, वो पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार है ना, तो वो पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार से पब्लिक पूछ सकती है। तो वो ट्रांसपेरेंसी की अंदर क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी मतलब वो आंसरेबिलिटी होना चाहिए कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। समझे? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुआ? बताओ, छुट्टी छुट्टी नहीं बाबू, बस देखो मजा आ रहा ना। अभी प्रिंसिपल 2 और बचे, बस 2 और प्रिंसिपल बचे हैं। एक और प्रिंसिपल है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये समझो अच्छे से, बहुत मजा आएगा तुम्हें। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि सरकार की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो डेमोक्रेसी में जैसे अब यूएसए में डेमोक्रेसी वहां 2 पार्टी सिस्टम है, चाइना में भी डेमोक्रेसी वहां 1 पार्टी सिस्टम है। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, या तो उन्हें वोट दो या तो उन्हें ही वोट दो, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी डेमोक्रेसी किसी काम की डेमोक्रेसी नहीं होती है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इंडिया में एक नहीं, एक से ज्यादा पार्टीज है, मतलब 1-2 नहीं, 2 से ज्यादा पार्टीज, 4-5-10 पार्टीज हैं जिनके सरकार में आने के चांसेस हैं। जैसे आप देखोगे तो
समाजवादी पार्टी ने कभी सरकार बना ली, कभी बहुजन समाज पार्टी ने बना ली, कभी बीजेपी ने बना ली, कभी कांग्रेस ने बना ली, कभी आम आदमी पार्टी ने बना ली। तो मल्टीपल पार्टीज की सरकार अलग अलग जगह बन सकती है ना। तो इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स वॉइस एंड इंटरेस्ट। और कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग लोग हैं, तो वहां पे हर व्यक्ति को अपने सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी बनाने की आजादी है, ठीक है। और वो पार्टी बना के अपने सेक्शन का वॉइस और इंटरेस्ट जो है शो कर सकते हैं। दिस गिव्स पीपल द पावर टू चूज दोज दे कंसीडर मोस्ट सुटेबल। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज गाइडेड बाय सर्टेन आइडियाज, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स दैट शेप इट्स पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक क्या बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वैल्यू होता है, आइडिया होता है, प्रिंसिपल होता है, और उस नैरेटिव के थ्रू वो अपने लिए सपोर्ट गैदर कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है, सरकार बना सकती है, ठीक है। इन इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज अ पार्टी और अ कोलिजन ऑफ पार्टी। कोलिजन ऑफ पार्टी क्या है, देखो जैसे मान लो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में 543 सीट्स है लोकसभा की। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, 543 सीट्स है। तो सरकार बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 50% से ज्यादा सीट्स लाना होती है, मतलब 271 प्लस सीट्स लाना होगी। इतनी जिस पार्टी ने जीत कर ली उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो किसी एक पार्टी को 200 सीट ही मिली, ठीक है, किसी एक पार्टी को 100 सीट ही मिली, किसी एक पार्टी को 150 सीट ही मिली, तो अब सरकार किसकी बनेगी। तो अब क्या हो सकता है कि ये दो पार्टी एक साथ हाथ भी मिला सकती है। अगर ये 100 और ये 200 वाली पार्टी मिल गई तो इनके टोटल मिलके कितने हो गए, 300 सीट्स हो गए। टोटल मिलके 300 सीट्स हो गए ना। फिर तो 300 सीट्स हो गए, मतलब क्या है कि अब 300 सीट से सरकार बना सकते हैं। जीतने के लिए 271 चाहिए था। तो जब व्हेन अ सिंगल पार्टी फेल्स टू सिक्योर मेजोरिटी, टू और मोर देन टू पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज हैं, अपने अपने आइडिया, वैल्यू, प्रिंसिपल्स के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस लड़ती हैं वो, तो वो खुद भी सरकार बना लेते हैं, फिर कोलिजन ऑफ पार्टीज बनाते हैं दैट सिक्योर्स मोर देन 50% ऑफ सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाइल द लार्जेस्ट अपोजिशन ग्रुप बिकम द अपोजिशन, ठीक है। अब क्या है, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली, और सबसे ज्यादा कितनी है, 50% से ज्यादा, तो वो एक पार्टी को मिल जाए या एक से ज्यादा पार्टी को मिल जाए। 50% से ज्यादा सीट है मतलब आपकी गवर्नमेंट बन गई, और जो सेकंड पार्टी रहेगी वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। इस समय हमारी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, बताओ जरा चैट में, कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन, कौन सी पार्टी सेकंड पार्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रीजनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। और ये पार्टीज, जैसे अगर मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी, तो नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे अगर आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाइड रेंज ऑफ सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को रिफ्लेक्ट करती है। दे फंक्शन विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट, ठीक है। एक पूरा नियम बना है इलेक्शंस को लेकर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और इस कानून के तहत हर पार्टी के बारे में, सबके बारे में, इलेक्शंस के बारे में सारी चीजें ले डाउन की है, उसके हिसाब से सारा सब कुछ चलता है सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम भी हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी का एक वैल्यू सिस्टम है। हर देश में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता है, कई कई सिंगल पार्टी होती है, जैसे चाइना बताया, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम भी एक प्रिंसिपल है। एंड द लास्ट, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। जैसे एक एग्जांपल सिंपल मैं अगर बताऊं, यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, आपने देखा होगा ना अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे रिजर्वेशन हटाओ, आरक्षण हटाओ पार्टी भी बन गई है, वो सारी चीजें। सबसे पहले ये सोचा है कभी कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों थी, रिजर्वेशन आए क्यों थे? क्यों? क्योंकि हम समाज के तौर पर बहुत बटे हुए थे। हमने जाति के आधार पर समाज को बांट दिया था, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति। जिसको नीची जाति बोल दिया उससे हमने निम्न से निम्न काम करवाया है, ठीक है। हमने उससे मरे हुए जानवरों की चमड़ियां निकलवाई है, हमने उससे लेटरिंगें साफ करवाई है। जैसे अगर आप देखोगे तो ऊंची जाति के लोगों ने उससे क्या करवाया है, हर वो घिनौना से घिनौना काम करवाया जिसको छोटा काम माना जाता था, सफाई गंदा काम माना जाता था, वो नीची जाति के लोगों से करवाया गया। वैसे तो ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, लेकिन जो सो कॉल्ड नीची जाति बना दी, और उस नीची जाति को बनाने के बाद में उनके साथ में बोल सकते हैं ना इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया। अब फिर आप क्या बात करते हो कि जब एग्जाम, उनको एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी, उनको साथ बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको साथ खाने नहीं दिया जाता था, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनको अलग रख दिया जाता, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उनके पास जमीन नहीं होती तो उनकी जमीनें छुड़ा ली जाती थी। इतने अत्याचार में जब देश आजाद हुआ तो आपने सोचा कि नहीं अब क्या है, अब नौकरियां मिलेंगी, तो नौकरियों में
इनको और इनको साथ में कंपटीशन करवाएंगे। कैसे ये व्यक्ति जो इतना पीछे रह गया, जो पाताल में है, ठीक है, जिसने शायद दुनिया देखी ही नहीं है, जिसने कभी कोई प्रिविलेज एंजॉय नहीं किए, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो बराबर में दौड़ लगा लेगा? नहीं दौड़ लगा पाएगा ना वो। इसीलिए रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया कि जो अनइक्वल्स रह गए उन्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसीलिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट वाज राइट एट दैट टाइम। आई एग्री कि आज जो लोग ऑलरेडी प्रिविलेज है वही रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो गाँव में, दूर दराज के इलाकों में जातिवाद में फंसे हुए हैं, जिन्हें आज बाहर निकालने की जरूरत है। तो इसलिए रिजर्वेशन लाया था। और इसीलिए जो वल्नरेबल ग्रुप्स है ना, जो मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज्यादा है, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल कम्युनिटीज रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी की सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड गिवन द हिस्टोरिकल फैक्टर, हमारे देश का इतिहास अगर देखोगे तो हमारे देश के इतिहास में जो भेदभाव है, गिवन द हिस्टोरिकल फैक्टर that have led to the unequal distribution of opportunities and resources, it is essential for the government to ensure resources are distributed equitably, especially to the most vulnerable section of the society। ठीक है, खास करके वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो पीछे रह गया, उसको रिसोर्सेज मिलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की बात करता है, जहां पे वो क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट अ स्पेशल केयर, स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर, The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of people। कि इन लोगों को शिक्षा देना जो पीछे रहेगा, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि उस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एजुकेशन जो है उसके बारे में सोचा जाए। एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस इन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जहां से रिजर्वेशन का कंसेप्ट निकल के आया, जिसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, रिजर्वेशन दिया गया। समझे? तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। कल इसके आगे पढ़ेंगे अपन, घबराओ मत, छुट्टी कर रहा हूं। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? फाइन। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, ऐसा क्वेश्चन अगर एक बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन, तो आप लिखेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी की बात होती है इंडिया के प्रिंसिपल्स में, इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात होती है, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स की बात होती है। क्लियर है? टेल मी फास्ट, कोई डाउट? समझ में आया? चलो, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई ना, देखो समझ में आया? क्लियर है? चलिए आ जाओ, कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। कल अपन इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो।